थोड़ा सा उनको अपना अनुभव बांटना आवश्यक है। Good morning, everyone. As you know, my name is Raviraj, and I secured All India Rank 182 in UPSC CSE 2024. Earlier, I was selected as Revenue Officer in Bihar Public Service Commission. However, I didn't join there. Currently, pursuing my training of IRS Income Tax at National Academy of Direct Taxes, Nagpur. I think you all are comfortable with both of the languages, Hindi and English. Because no doubt English is the language of knowledge, so called, but Hindi is the language of fun, joy, entertainment, and I feel that knowledge अगर entertainment के साथ हो तो ज़्यादा अच्छा होता है. Because अगर monotony हो, सिर्फ और सिर्फ knowledge ज्ञान पढ़ाया जाए तो इतना अच्छा नहीं लगता है और फिर marks वैसे नहीं आते जैसा हम चाहते हैं. So I will be speaking both of the languages. First of all, I would like to know what's your expectation from me. Any expectation, or I should start? कुछ बताओ कि तुम क्या एक्सपेक्टेशन है। Okay. कोई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि जब उम्मीदें होती है तभी ज्यादा दिल टूटता है. तो एक्सपेक्टेशन कोई नहीं है तो मैं देखता हूँ. फिर सबसे पहले एक एक्सपेक्टेशन होगा कि ये भी हो गया. यस, मैं भी हो गया. एंड आई रिसीव गॉट 298 मार्क्स इन हिस्ट्री ऑप्शनल विद हिंदी मीडियम. सो अगर मन में ये भावना हो कि हिस्ट्री में मार्क्स आते हैं तो आई थिंक अब ये टूट चुका होगा भी और ये समझ में आ चुका होगा कि हिस्ट्री में मार्क्स आते हैं और उसमें भी हिंदी मीडियम में मेरे मार्क्स इतने हैं तो इंग्लिश में तो आप कहाँ से कहाँ क्या कर सकते हो. बट ये कहने की बात है, दोनों भाषाओं में हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स आते हैं. हिस्ट्री को आप कैसे पढ़ते हो, आई एम डैम श्योर कि सर ने बताया होगा, क्योंकि मैं कैसे पढ़ता हूँ इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ सर्च स्ट्रैटेजी और सर्च पेडागोजी. मुझे ये विश्वास है अगर कोई भी आप में से यहाँ पे खड़े होकर के 1 घंटे में पूरे हिस्ट्री को समझा दे, राइट फ्रॉम पैलियोलिथिक एज अभी तक, तो ही इज द ज्ञाता ऑफ हिस्ट्री और शी इज द ज्ञाता ऑफ हिस्ट्री. कैन एनी ऑफ यू डू दिस? सिर्फ 1 घंटे में पूरा हिस्ट्री, और मैं तो कहूँगा आधे घंटे में पूरे हिस्ट्री को एक्सप्लेन भी कर सकता है क्या? बट यू कैन डू इट इफ यू आर स्टडी प्रॉपरली, यू कैन डू इट. आप सबको सर बताए होंगे कि पूरे हिस्ट्री को 4 तरीके से आप कैटेगराइज कर दो, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल. बिलीव में मुझे यही 4 बातें पता है, हर और चारों के बारे 4-4, 5-5 बातें पता है और मैं इन्हीं को कट कॉपी पेस्ट करता हूँ. मुझसे कुछ भी पूछा जाए मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं जानता, उससे ज्यादा कहीं कुछ नहीं करूंगा. सर ने जो पीडीएफ बताया था, दिया था, बस मेरे पास उतना ही ज्ञान हिस्ट्री का है और यही तरीका भी है पढ़ने का. आप जब शुरू करो, मैंने जैसा बोला कि आधे घंटे में 1 घंटे में वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, यू कैन डू इट. आप शुरू करो जहां से भी करना है. फॉर एग्जाम्पल वैदिक पीरियड से, तो बताओ वैदिक पीरियड में 4 बातें पॉलिटिकल, 4 बातें कल्चरल, 4 बातें सोशल, 4 बातें इकोनॉमिक. अगेन जाओ महाजनपद पीरियड में, देन मौर्यन, देन गुप्ता और लेटर मौर्य, गुप्ता, लेटर गुप्ता, अर्ली मिडाइवल हो जाता है. बस इतना ही करना होता है. हमें लगता है कि हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और बहुत कुछ पढ़ना होता है. बिलीव में हिस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है और हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना होता है. वी थिंक दैट अ स्काई इज द लिमिट, बट इट्स रिडिकुलस. A sky is not the limit. Your syllabus, your previous year question paper is the limit. You need not to do anything more than that. If you have covered your syllabus properly, if you have gone through previous year question paper, it means you have done what you needed to do. But what you need to do, one more thing. First of all, you need to read, study, and even think the content provided by sir. Or whatsoever you feel. However, I feel that you need not to study more than that. What sir is providing you or what sir is recommending you. But even if you want to do something more, then please think, please analyze, please have interdisciplinary approach. Means you need to relate one topic with another, you need to relate one chapter with another, you need to link one subject with another. For example, if you are reading history,
You should not think that history is a very separate subject. You should think that history can be linked to current affairs, history can be linked to international relations, and history can be linked to other subjects. I keep saying this thing to everyone, that this is the way to get success, this is the way to get into the PDF of UPSC prestigious examination. If you start relating all the things, for example, if I am right now studying the current affair and reading the social issues, caste system, then I would certainly go to the back to the history of casteism or caste system in India. और ये कहाँ मिलेगा? Obviously. और इसका एक बहुत सही तरीका है कि आप देखते जाओ महाजनपद पीरियड और इवन वैदिक पीरियड में कास्टिज्म के बारे में कुछ वर्ड के रूप में देखने को मिलता है. धीरे धीरे ये महाजनपद पीरियड में कास्ट के रूप में बनने लगता है. सर की एक लाइन है, आप लोगों को पता नहीं इंग्लिश में क्या सब लिखे हैं, पर हिंदी में ये है कि जाति व्यवस्था भारतीय समाज की वास्तविकता और वर्ण व्यवस्था भारतीय समाज का आदर्श है. तो ये देखो उसी समय हो गया है. फिर आप इसको आगे जाओ, मौर्य पीरियड में क्या हुआ है, थोड़ा सा स्थिति और बुरी हुई है, फिर क्या हुआ, ये आप करते जाओ और देखो कि आज जो कास्टिज्म देखने को मिलता है ये बिकॉज ऑफ दैट, जो ये कहते हैं कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई. तो उस कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में, कुछ वर्षों में ऐसा हुआ. और आज का भी भारत विकसित होने की कगार पे है, लेकिन एटलीस्ट विकसित होने की दिशा में तो बढ़ रहा है. बट आज भी हम जाति व्यवस्था, जाति प्रथा और सरकार को ये करना पड़ रहा है कि अगर आप इंटरकास्ट मैरिज करोगे तो इतने लाख रुपए मिलेंगे, इतने हजार रुपए मिलेंगे. मतलब कोई ये ना सोचे कि बस इसी उद्देश्य से इंटरकास्ट मैरिज. जब मैं बीपीएससी के बारे में पढ़ रहा था तो मैंने इंटरव्यू पढ़ा, उसमें एक था मुख्यमंत्री अंतर जाति योजना, कुछ ऐसा विवाह योजना. तो उसमें था कि कन्या को 3 लाख रुपए शायद मिलते हैं. मैंने ये ठीक है स्कीम है. बेरोजगारी में 3 लाख बहुत होता है, जैसे आज भी बहुत होता है, सबके लिए होता है, पर ये लगा कि एक अच्छा योजना है, अपने लिए बनाया गया. फिर मैंने किसी तरह से अपने पेरेंट्स को कन्विंस भी कर दिया. तो आज भी मेरे पेरेंट्स इस मूड में है कि ठीक है कोई भी पसंद आ जाएगी, चलेगा, बस इंसान होना चाहिए. मतलब वो थोड़ा एआई रोबोट से इतने डर चुके हैं ना, ये तो सब जब आगे खैर चला रहे. पेरेंट्स ऐसा सोच रहे, पर ऐसा होगा नहीं, रोबोट से भी मैं इतना भी मॉडर्न नहीं हुआ. सो ये हमें हिस्ट्री में पता चलता है कि आप अभी क्या हो, कैसे हो. आप इसी चीज को अम्बेडकर जी के द्वारा जो तर्क दिए गए हैं, जो गार्डियन लॉजिक्स एंड रीजनिंग्स हैं, आप उससे रिलेट करके देखो, देन आपका जो नॉलेज है वो एनरिच होगा. और एक बात मैं बताओ कि इसके लिए आप लोग व्हाट्सएप पे जो चैट करते रहते हैं उससे काम नहीं होता है, जो रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं यूट्यूब और इंस्टा, उससे काम नहीं होता है. इसके लिए आपको फोन को दूर रखना पड़ेगा, किताबों को नजदीक रखना पड़ेगा, किताबों को अपने पास रखना पड़ेगा. और कभी कभी वो निदा फाजली का एक शेर है कि धूप में निकलो घटाओ में नहाकर देखो जिंदगी क्या है, किताबों को हटाकर देखो. तो कभी कभी आपको किताबों को हटाना भी पड़ेगा, बिकॉज आप तभी इन चीजों को अच्छे से सोच पाओगे जब किताबों में दिए गए ज्ञान को बिल्कुल अकेले बैठ करके उस पर विचार करते हो, विमर्श करते हो और सोचते हो. सो बेटर टू जस्ट critically analyze all the things that have been taught by sir, or whatever you study from any source of area or any. और यूपीएससी एक मैराथन है, इट्स नॉट 100 मीटर का रेस है कि आप दौड़ करके 9 सेकंड में पूरा करोगे और गोल्ड मेडल मिल जाएगा. फॉर दिस यू विल हैव टू कीप स्टडी, यू विल हैव टू कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, देन यू कैन ओनली गेट इनटू दैट. तो ऐसा है कि आप 1.5-2 साल का एक बड़ा सा रोड मैप बनाओ, बिल्कुल पंचवर्षीय योजना बनाने की जरूरत नहीं है. और वो बनाता कोई नहीं बन जाता, ये अलग बात है. बाय द वे ये मेरा 5वां अटेम्प्ट है, तो ये हो जाता है. बट मैंने 4 अटेम्प्ट के बाद 4थे अटेम्प्ट में सफलता पाई है. तो मुझे ऐसा लगता है कि परसिवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू सिस्टम है जो आपके अंदर इंटैक्ट होनी ही चाहिए. इस बार की जो टॉपर थी शक्ति दुबे, वो 5वें अटेम्प्ट में थे. ऑब्वियसली पंचवर्षीय योजना तो बनाई नहीं होगी, पर 5 तो उन्होंने एग्जाम ही दे दिया, 1.5 साल तैयारी करी होगी, तो 7 वर्षीय योजना हो ही गया होगा. सो परसिवरेंस कुल मिला के बहुत जरूरी है. हिस्ट्री ऑप्शनल से रिलेटेड एक और बात कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स एज आई फील, एंड सर आल्सो से द सेम थिंग, बिकॉज
आप एक हिस्ट्री के फैक्ट का इस्तेमाल अलग अलग सब्जेक्ट में कर सकते हो, ज्योग्राफी में भी कर सकते हो। कैसे हो सकता है ऐसा? कैन यू गेस? सॉरी, वेरी गुड। तो आप इन चीजों को हिस्ट्री के माध्यम से समझ सकते हो। IR को समझ सकते हो हिस्ट्री के माध्यम से। फॉर एग्जाम्पल, ओके, इकोनॉमी को समझ सकते हो हिस्ट्री से। क्या नहीं समझ सकते फिर हिस्ट्री से? सब कुछ समझ सकते हो, बस ये दिमाग से निकालना होगा जो हिगेल ने कहा था कि हिस्ट्री से कोई कुछ नहीं सीख सकता है। यस, हिस्ट्री से सब लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, बशर्ते हम सीखना चाहे। सो आप हिस्ट्री को इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। तो ये 3, 4, 5 बातें थी। अब एक बात जो मेरे से अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई 298 नंबर कैसे आ गए। अभी हाल फिलहाल में मैं मेडिकल एग्जामिनेशन दे रहा था, एक ने बोला कि तुम्हारी आत्मा हिस्ट्री से जुड़ गई होगी क्योंकि अभी के टाइम में चैट जीपीटी दिलाएगा। तो ये तो मुझे भी नहीं पता है कैसे आ गया, मतलब ये ईमानदार आंसर है। और बाकी अगर मैं आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँ तब तो फिर कुछ भी बोल सकता हूँ, बट ये ईमानदार आंसर है कि आपको यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन है, कुछ नहीं पता होता है। बट यस, उसका एक पैटर्न होता है पढ़ने का और लिखने का पैटर्न होता है जो मैंने फॉलो किया और जिसके कारण मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत सफलताएं मिली है। वो ये था कि मैंने चीजों को सिर्फ पढ़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि समझने की कोशिश की, नंबर 1। नंबर 2, मैंने लेखन शैली पे बहुत ध्यान दिया। मतलब एग्जाम से पहले मैंने करीब 17, 18, 20 टेस्ट लिखे थे हिस्ट्री ऑप्शनल के ऑनली, और इससे शायद ही कोई क्वेश्चन होगा जो मेरे रेंज से बाहर हो। हालांकि टेस्ट लिखने का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि टेस्ट वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। उसका बस ये मतलब होता है कि आपका ब्रेन उस एनवायरमेंट में ढल जाए, नंबर 1। और नंबर 2, नए नए चैलेंजेस को तुरंत टैकल करने के लिए आपका ब्रेन कैपेबल हो। तो इतने टेस्ट के बाद मेरा क्या हुआ था कि मेरा ब्रेन इस कैपेबिलिटी में आ गया था कि मैं किसी भी नए क्वेश्चन को ठीक से टैकल कर सकूं। और तीसरा फायदा भी ये हुआ कि इससे मेरी लेखन शैली, जो मेरी राइटिंग स्किल है, वो काफी अच्छी हुई। तो मैंने अपने एग्जाम में 2 चीजों को फॉलो किया था, छोड़ना एक भी नहीं है, ना तो क्वेश्चन ना तो लाइनें। मेरे पेज पूरे भरे रहते थे। अब यहाँ पे 2 विचार होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 150 प्लस शब्दों के क्वेश्चन है तो 150 शब्द में ही लिखो, 130 कर दो पर 160 नहीं करो। मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने 150 को भी 170 शब्दों में लिखा था। बट यहाँ पे एक रिस्क ये रहता है कि आप टाइम मैनेज कर पाओगे या नहीं, तो ये डिपेंड करता है आपके राइटिंग स्पीड पे। क्योंकि मेरी स्पीड काफी अच्छी थी, मेरे स्क्राइब की भी स्पीड काफी अच्छी थी, हमने प्रैक्टिस काफी करा था, सो वी कुड मैनेज दिस। और जहां लोग 4,000 शब्द लिखते हैं, मैंने करीब 5,000 शब्द लिख दिया था। और मैंने ये कुछ लोगों से सुना है कि आप भर करके लिखोगे, कॉपी में वजन होगा तो आपके मार्क्स में भी वजन होगा, और पिछले साल ये रिफ्लेक्ट एटलीस्ट हुआ था। दूसरी बात कि आप ज्ञान वहां पे नहीं दिखा सकते हो। यू कैन नॉट इम्प्रेस योर एग्जामिनर। आपको लगेगा कि हम उनको तो बिल्कुल इम्प्रेस कर देंगे अपना ज्ञान दिखा करके, बट रिमेंबर, हमारी जितनी उम्र होती है उससे ज्यादा उनका अनुभव होता है, तो हम लोग क्या ही उनको इम्प्रेस करेंगे। सॉरी, कुछ बोल रहे थे? तो इम्प्रेस नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो लिमिटेड नॉलेज है उसको हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। जो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको सबसे पहले लिख सकते हैं। तो यू शुड ऑलवेज प्रैक्टिस कि जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है हम उसको पहले लिखें, जो पॉइंट्स अपेक्षाकृत कम इंपॉर्टेंट है उसको बाद में लिखें। याद रखना है कि हर पॉइंट पे हमारे पास, हर टॉपिक पे हमारे पास 5-6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है और ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं पढ़ना है। सो दिस आर द थिंग्स दैट आई डिड। अब आप बताओ क्या पूछना चाहते हो? सर, थोड़ा रिवीजन के बारे में पूछना चाहता था मैं, आप किस तरीके से रिवीजन करते थे? और रिवीजन का ये है कि मैंने एक बार पूरा सिलेबस करा था, बट एट द सेम टाइम मेरा पैटर्न ये होता था कि मैं जो चीज आज पढ़ रहा हूँ उसको कल भी पढ़ूंगा, उसको 1 सप्ताह के बाद भी पढ़ूंगा, उसको 1 महीने के बाद भी पढ़ूंगा, और 3-4 महीने 5 महीने के बाद पढ़ूंगा। और फिर स्वाभाविक है कि एग्जाम आएगा तो पढ़ना ही है।
फिर तो कुछ बताना ही नहीं होता है। तो ये मेरा था। अच्छा, क्योंकि मेरी जर्नी थोड़ी लंबी रही, मैंने 5 यूपीएससी अटेम्प्ट अभी तक दे रखे हैं, 3 बीपीएससी का भी दिया तो चौथा भी था, प्रीलिम्स हो गया था, बट तब तक यूपीएससी का रिजल्ट आ गया था, जरूरत नहीं पड़ी आगे देने। तो उसमें क्या था कि इस 8 एग्जाम के साइकिल के चक्कर में मैंने पूरे हिस्ट्री को या अन्य सब्जेक्ट्स को भी कम से कम 20 बार तो रिवाइज कर ही लिया था। तो यू कैन डू दिस, और रिवीजन में बहुत टाइम नहीं लगता है। अगर आपने एक बार बहुत अच्छे से पढ़ा है और उसके बाद 1-2 अच्छे से रिवीजन कर लिया बिल्कुल ध्यान के साथ, तो बिलीव में बहुत आसान हो जाता है रिवीजन। बस फोटोग्राफिक मेमोरी की जरूरत होती है, देखते जाओ, पढ़ते जाओ। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू। एट द सेम टाइम अगेन थोड़ा सा सोचना शुरू करो, क्रिटिकल एनालिसिस शुरू करो और आंसर राइटिंग शुरू करो। आंसर राइटिंग के बारे में एक बार पहले बता दूं कि शुरुआत में सबको दिक्कत आती है। जो आपके टीचर्स हैं या जो आपके इंस्पिरेशन है, उन सबको वो दिक्कत आती है। बस फॉर्मूला क्या होता है कि आप लिखते रहो, कुछ ना कुछ लिखते रहो, कुछ दिनों में आप सुधार खुद कर लेते हो। तो व्हाट आई डिड कि मैंने यूट्यूब पे बहुत सारे सीसैट के लेक्चर्स थे। आप सब भी लेक्चर सीसैट पे कर रहे होंगे कहीं ना कहीं से, और कुछ होंगे जो सीसैट को लेकर थोड़ा कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे, तो इट्स ओके। अदरवाइज सीसैट को आप तो थोड़ा ध्यान से लो। मैंने क्या किया था कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे मैथ्स के, जैसे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलेंडर, क्लॉक, अरिथमेटिक, रीजनिंग, इन सबको मैंने ठीक से किया था। तो अगर आप इनको ठीक से करते हो, हाँ इसमें नंबर सिस्टम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा सा बहुत डिफिकल्ट है, तो हो जाता है। इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन पर, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन को लेकर के मत एग्जाम में एंटर करना, नहीं तो एक और साल लंबी जर्नी हो जाएगी। सो यू कैन डू दिस और प्रैक्टिस करो। कॉम्प्रिहेंशन में एक्यूरेसी तो किसी को नहीं आता। किसी को नहीं आता है, इवन जो हमें पढ़ा रहे होते हैं उनको भी नहीं। मतलब ये क्योंकि थोड़ा सब्जेक्टिव होता है, 1-2 ऑप्शन ऐसे होते हैं कि वो कोई भी कंफ्यूज हो जाएगा। शॉर्ट नोट्स ईमानदार आंसर है कि मैंने आपको शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स या नोट्स का मतलब ये नहीं होता है कि आपको जो भी लिखा पढ़ाया गया है या जो भी किताबों में लिखी हुई उसको आप बिल्कुल कॉपी कर दोगे। इसका बस मतलब इतना होता है कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं उसको लिखो, और दूसरे तरफ जो ऐसी चीजें हैं जो आप याद नहीं कर पा रहे हो बट आपको लगता है ये इम्पोर्टेंट है, उसको नोट डाउन करो। और ये चीजें फायदेमंद होती है, ताकि पूरे पढ़ाई गई चीजों को या पूरी किताब की चीजों को अपने शब्दों में लिखना शॉर्ट नोट से। तो आप ऐसा कर सकते हो, जो चीजें इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी नोट डाउन करो बिल्कुल अपने शब्दों में, छोटा जितना आप क्रिस्प कर सकते हो, एंड एट द सेम टाइम जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट डाउन। सर, हिस्टोग्राफी आपने कैसे तैयार किया था? सच बताओ, जरूरत नहीं होता है। सर ने जो पढ़ाया है, एक लेक्चर सर का होगा, उसमें बताए होंगे कि ओरिएंटलिस्ट पढ़ाया है, सॉरी, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं होती है। ये अच्छे से पढ़ लो। आपको एसेंस पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कंटेंट है, वो किस पर्सपेक्टिव से है। तो अगर आपको एक बार पता चल जाएगा तो उससे काम हो जाएगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करना है। और बिलीव में कि बहुत सारे हिस्टोरियंस का नाम नहीं याद करना होता है। हमको लगता है ऑप्शनल है तो बहुत सारे हिस्टोरियन का नाम उसमें कोट करते रहेंगे, उसकी किताबें कोट करते रहेंगे, बट इट डजंट रिक्वायर, इट इज नॉट नीडेड एट ऑल। आप बिल्कुल नॉर्मल वे में लिखो, स्पष्ट आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, इजी लैंग्वेज होनी चाहिए, और गागर में सागर जैसी लैंग्वेज होनी चाहिए। और एक क्लास आप जब हिस्टोग्राफी का कर लोगे उससे हो जाता है। उसके बाद और कुछ नहीं करना पड़ता है। बाकी जहां जहां पे जरूरत होगा सर आपको हिंट करते जाएंगे कि ये क्वेश्चन इस तरह का डिमांड कर रहा है, ये जो पर्सपेक्टिव है इस तरह के स्कूल ऑफ थॉट्स की है, उससे ही काम हो जाता है। आपने ऑप्शनल के लिए क्या क्या पढ़ा? पढ़ा तो सारा था,
छोड़ा नहीं था। मैं मान के चलता हूँ देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ योर